गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। आज हम टॉपिक लेंगे लॉन्ग्रांज थ्योरम। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रोले थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल लिए थे। वो क्लास आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए हैं और हमने उनके रिप्लाई भी किए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जिस क्लास लेते समय अपने नोट में अच्छी तरह से लिखते रहें, और जहाँ भी अगर आपको नहीं समझ में आए प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम आपके पास हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन लॉन्ग्रांज, ठीक है, लॉन्ग्रांज प्रमेय, लॉन्ग्रांज थ्योरम्स यानी एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स। क्लियर है? अब देखो इसमें स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। सबसे पहले स्टेटमेंट अपन बात करें, यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स संवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल, संवर्त अंतराल ए बी, क्लोज इंटरवल को ऐसे बड़े ब्रैकेट में शो करते हैं, ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि ठीक है। नंबर 1, एफ ऑफ एक्स संवर्त अंतराल यानी वही बात है क्लोज इंटरवल, संवर्त अंतराल कौन सा, ए और बी में क्या हो, संतत हो यानी कंटिन्यूस हो, संतत हो। क्लियर है? अब देखो संतत होने के लिए भी चौके को क्लिक कर देता हूं। लॉगरिथम फंक्शन होता है लॉग एक्स, ये किस में क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट वाले इंटरवल के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से इनफाइनाइट। अब देखो ये ओपन इंटरवल है तो जीरो भी नहीं लेंगे, इनफाइनाइट भी नहीं लेंगे, क्योंकि लॉग जीरो भी डिफाइन नहीं होता, इनफाइनाइट भी डिफाइन नहीं होता। तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, चाहे फ्रैक्शन में हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू देगा अपन को, इसलिए क्या अवकल नहीं होता है, सतत भी होगा। क्लियर है? तो जो इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है ये कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखो सतत प्रूव करने के लिए हमें वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो इतना प्रूव करके नहीं दिखाना होता है, क्योंकि हमें कुछ टॉपिक्स याद रखने पड़ते हैं, जैसे लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। क्लियर है? तो अपन इस वाली ये टॉपिक की जो पहली लाइन है इसको अपन डायरेक्टली लिख देंगे। क्लियर है? अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, सेकेंड। तो ये फर्स्ट टॉपिक क्या था, एफ ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर है? सेकेंड क्या था अपने पास, देखो एफ ऑफ एक्स विवर्त अंतराल यानी क्या होता है, खुला अंतराल होता है। क्लियर है? यानी ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको। विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन होना चाहिए। क्लियर? और इसके अंदर देखो लॉन्ग्रांज प्रमेय होती है, उसके अंदर दो ही स्टेट में दो ही कंडीशन होती है। एक तो इसमें क्या होता है, सतत होना चाहिए, और इसमें अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है? तब ये दोनों कंडीशन आएगी, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, लागू हो जाती है, तब अंतराल, ठीक है, कौन सा, विवर्त अंतराल आएगा, यानी ओपन इंटरवल आएगा ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा, कि क्या कंडीशन होगी, देखो जो सी आएगा इसके अंदर में से आएगा, कौन से इंटरवल में से आएगा, ए बी में से आएगा।
यानी इसको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। जैसे क्या होता है कि क्लोज इंटरवल जिसकी 7 और 8 है, ठीक है, या 7 और 10 ले लिया, तो क्लोज इंटरवल के अंदर ये एंड पॉइंट भी काउंट होंगे, क्लियर है। और इसको अपन ऐसे भी शो करते हैं डॉट लगा के, क्लियर है। और अगर ये कभी इसी को ओपन इंटरवल बनाओ तो ओपन इंटरवल के 7 और 10, इसका मतलब डॉट लगेगा, ये वैल्यू काउंट नहीं होगी, इसकी बीच वाली वैल्यू आएगी, क्लियर है। तो ये क्लोज और ये ओपन इंटरवल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो तब अंतराल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आएगा, बी माइनस ए, क्लियर है। वेयर सी क्या आएगा, सी किस में से बिलोंग करेगा, जो सी आएगा वो ओपन इंटरवल ए बी में से बिलोंग करना चाहिए। तो ये लॉन्गरेंज थ्योरम का स्टेटमेंट था, यानी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। दूसरी सच दैट, ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू सी आर बिलोंग इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, सच दैट एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आ गया, बी माइनस का ए, क्लियर है। वेयर सी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ए बी में से बिलोंग करना चाहिए, क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही इसकी दो कंडीशन वही है जो अपन रोली थ्योरम में पढ़ी थी, क्या सतत वाली अवकलनीय वाली दोनों सेम है। उसके अंदर थर्ड थी क्या, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये थी। अगर आपको याद हो, आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, उसमें एफ ऑफ बी था, थर्ड कंडीशन। और लास्ट में क्या था उसके अंदर, इस प्रकार विद्यमान था कि लास्ट में क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू क्या था, इसमें 0, क्लियर है। इसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस का ए। ए और बी कहाँ से आती है, जो अंतराल दिया होता है हमें वहां से ए और बी, जो फर्स्ट वैल्यू उसको ए लेंगे, सेकंड वैल्यू को क्या लेंगे, बी, क्लियर है। ये अपना इसका स्टेटमेंट था, ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसका ज्यामितीय रूप होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है, देखो वो इतना पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं। जैसे देखो कोई कार्य हो, समझना, जैसे कार्य हो, क्लियर है। अब क्या होना चाहिए, दो पर्टिकुलर वैल्यू ली थी, अंतराल लिया था अपन ने, जैसे ए और बी, ठीक है। तो यहाँ मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया क्या, एक्स इक्वल टू ए, और ये क्या ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, एक्स इक्वल टू बी, क्लियर है। अब ये जो पर्टिकुलर जो सी आएगा वो इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, तो जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे सी, क्लियर है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा आएगी, टेंजेंट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया अपना एक्स इक्वल टू सी, जो अपन वैल्यू निकालेंगे वो इसके बीच में आना चाहिए। तो इसमें पूरे कार्यों पे इसके बीच में सतत आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। वो ये जो टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो क्या होगी, जीवा होगी, कोण होगी, ठीक है, उसके पैरेलल आनी चाहिए, उसके समांतर आनी चाहिए, क्लियर है। तो ये क्या हो गया अपने लॉन्गरेंज थ्योरम क्या होता है, इसका ज्योमेट्री रूप है, इतना पूछता नहीं है, क्लियर है। आपको इतना याद रखना कि जो ए और बी के बीच में जो सी आएगा वो इसके बीच में आएगा, क्लियर है। चलो अब अपन कुछ एग्जांपल लेके इस पूरी थ्योरम्स को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, और आप भी इसको ढंग से समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमें फंक्शन दे रखा क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का साइन 2 साइन एक्स, क्लियर है। फॉर ऑल एक्स किस में से बिलोंग कर रहा है, प्रत्येक, यानी फॉर ऑल का प्रत्येक एक्स का मान किस में से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। ये क्वेश्चन दे रखा अपन को। देखो दोबारा से क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। मैथ का सबसे इजी फॉर्मेट ये होता है, आप क्वेश्चन के ऊपर जाओ और उसको समझो कि क्या बोलना चाहता है, लॉन्गरेंज प्रूफ करवा रहा है, क्लियर है। एफ ऑफ एक्स देगा एक्स माइनस का 2 साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू माइनस पाई टू पाई, क्लियर है। कहने का मतलब दिस ए और दिस बी, ये ए होगा, ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं सॉल्व में। तो जब सॉल्व लिखो तो यह लिखो कि इस थ्योरम के लिए प्रूव कर रहे हो तो लॉन्गरेंज प्रमेय के लिए, क्लियर है, लॉन्गरेंज प्रमेय के लिए, ठीक है, लॉन्गरेंज थ्योरम के लिए, क्लियर है। कंडीशन नंबर फर्स्ट,
अब देखो इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल के वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये क्या है आपको पता है साइन की वैल्यू फिक्स होती है, -1 से +1 के बीच में होती है और ये एक्स भी इनके बीच में से आएगा, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है? तो आप लिख देंगे क्या f ऑफ x संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल कौन सा -π से π में क्या है संतत है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे एलजेब्रिक यानी क्या होता है बीजगणितीय और त्रिकोणमितीय फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है सतत फलन होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एलजेब्रिक जो फंक्शन होता है उनका कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन फंक्शन होता है वो भी क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर है? और नंबर 2 अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं मैं। क्लियर है? तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा f x का 1 हो गया माइनस का 2 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। क्लियर? अब देखो सवाल अब हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन या अवकलनीय है या नहीं। क्लियर है? तो अपन इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए जैसे अब इसमें लिखना जो अंतराल कौन सा -π से π में क्या है अवकलनीय है, अवकलनीय है। क्यों है? क्योंकि देखो आप इसको सवाल को समझने की कोशिश करना। जैसे देखो अपने पास -π से π है, अब मैं इसके बीच में देखो अंतराल कौन सा है, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा ओपन इंटरवल आएगा ना, ये क्लोज इंटरवल लिया गया यहाँ पे -π से π। अब जैसे सपोज करो इसके बीच की मैं वैल्यू 90 ले रहा हूँ, क्योंकि -π से +π के बीच में आपको पता है 90 तो आएगा, तो 90 रख रहा हूँ मैं। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 से पूरा 0 तो 1 तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या अवकलनीय है क्योंकि आप ये लिख सकते हो। क्लियर है? ये लिख के आना पड़ेगा आपको क्या, क्योंकि ये क्या है परिमित संख्या आ रही है कौन से इंटरवल में -π से π के अंदर। क्लियर है? तो ये क्यों हुआ अवकलनीय हुआ, इसका रीजन मैंने दे दिया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के अंदर इसकी वैल्यू कुछ भी रख लो आप, क्या ये फाइनाइट नंबर है यानी परिमित संख्या आनी चाहिए, डेरिवेटिव की इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, डिफाइंड नंबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो f डैश x इक्वल टू 1 माइनस का 2 cos x जो अंतराल इसमें क्या हो गया अवकलनीय। अब अवकलनीय हो गया तो कंडीशन दो कंडीशन लॉन्गेस्ट थ्योरम की चल रही थी, इसकी दो कंडीशन होती है, तो अपन यह एक लाइन लिखेंगे अतः लॉन्ग्राज प्रमेय की सभी शर्तें संतुष्ट होती है, सभी शर्तें संतुष्ट होती है। क्लियर है? ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई ऑफ लॉन्गेस्ट थ्योरम। क्लियर है? अतः कौन सा अंतराल आएगा ओपन इंटरवल आएगा, अंतराल कौन सा है -π से π में कम से कम c इस प्रकार विद्यमान होगा, c इस प्रकार विद्यमान होगा, c इस प्रकार विद्यमान होगा कि क्लियर है? अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इस प्रकार होगा कि क्या कंडीशन थी f डैश c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए f ऑफ b माइनस का f ऑफ a अपॉन में क्या होना चाहिए b माइनस का a। क्लियर है? अब f डैश c देखो डैश वाली जो डैश वाला फंक्शन था उसके अंदर x से क्या पुट कर देंगे c। देखो ये जो फंक्शन के अंदर होता है ये क्या होता है आपने 9th छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कोई फंक्शन था अपने पास x इक्वल टू x² + 1 सपोज करो ये फंक्शन था, तो अपने पास क्या आती थी वहां पे साइड लिखा होता कि x बराबर 2 पे इसका मान निकालो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो अपन क्या करते थे x की जगह क्या पुट करते थे 2,
तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे अपन छोटी क्लास के अंदर पढ़ते थे। तो सेम वही मेथड है यहाँ पे भी एफ डेस, ये डेस आ गया तो ये ऐसे बोल रहा है कि डेस जो अपने डेरिवेटिव किया है उस वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट कर दो, सी पुट कर दो। ये बिना डेरिवेटिव है तो ये बोल रहा है कि फंक्शन है वहां पे बी पुट कर दो, फिर सेकंड में फंक्शन में ए पुट कर दो। क्लियर है? ए अपने पास माइनस पाई है और बी क्या अपने पास पाई है। क्लियर है? तो ये वैल्यूज अपन पुट कर रहे हैं। तो देखो ये अपने इसी में इस डेरिवेटिव वाले ये फंक्शन देखो, ये डेरिवेटिव वाले फंक्शन को नहीं मिटाया मैंने। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे सी पुट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस क्या आ गया 2 cos c। क्लियर है? अब इसको रफ कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी का मतलब देखो यहाँ साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए। ए इज इक्वल टू बी और यहाँ बी इज इक्वल टू क्या पाई। क्लियर है? एफ ऑफ बी क्या आएगा एफ ऑफ माइनस पाई, एफ ऑफ पाई अपॉन में क्या आएगा माइनस पाई और माइनस पाई। ये पाई के देखो बी की चलो माइनस की ब्रैकेट रख देते हैं, कोई बात नहीं वो जुड़ जाएगी माइनस माइनस। तो अपने पास क्या आ गया 1 माइनस का 2 cos c इज इक्वल टू। क्लियर है? अब ये माइनस पाई पुट कर रहा हूं मैं, तो माइनस का पाई और माइनस का 2 साइन माइनस पाई, माइनस का यहाँ पे क्या आएगा पाई पुट करेंगे, पाई माइनस का 2 साइन पाई अपॉन में क्या आ गया माइनस माइनस के कितने हो गए 2 पाई। क्लियर है? तो अपने पास जो चल रहा है क्या आएगा 1 माइनस का 2 cos c। क्लियर है? यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का पाई, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का थीटा। ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ क्या था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का साइन थीटा। तो देखो ये माइनस फ्रंट पे आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, और ये क्या बन गया साइन पाई। माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस साइन पाई क्या होता है 0, तो 2 इंटू क्या हो गया 0 अपॉन में क्या आ गया माइनस का 2 पाई। क्लियर है? तो अपने पास क्या आएगा 1 माइनस का 2 cos c माइनस पाई, ये भी 0 की टर्म भी क्या होगी पूरी 0 कर दो उसको। साइन पाई क्या होता है 0, देखो साइन का n मल्टीप्लस साइन पाई का n मल्टीप्लस होता है, साइन में वो 0 होता है। क्लियर है? तो माइनस पाई यहाँ 2 पाई कर देता हूँ, माइनस के कितने कर देता हूँ 2 पाई, ये टर्म भी क्या हो गई 0 अपॉन में क्या आ गया माइनस का 2 पाई। क्लियर? तो अपने पास क्या मिला 1 माइनस का cos 2 cos c इज इक्वल टू क्या मिल गया माइनस का 2 पाई अपॉन में माइनस का 2 पाई, माइनस माइनस प्लस करके 1 आ गया, तो 1 माइनस का 2 cos c इज इक्वल टू 1, ये 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो 2 भी इधर क्या हो गया अपने पास टोटल मिला के फाइनली अपने पास क्या आ गया cos c इज इक्वल टू 0, तो अपने पास cos c इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है? अब देखो 0 कब होता है आपको पता होना चाहिए, cos c आ रहा है तो उसको मैं cos 90 लिख दूं, क्यों cos 90 वाली क्या होती है 0, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो c इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या जो पाई बाई 2 आ रहा है इस माइनस के बीच में नहीं आ रहा क्या, तो माइनस पाई से प्लस पाई आ रहा है, अतः रोले पर जो लॉन्गेस्ट थ्योरम है वो क्या होती है सत्यापित हो जाती है। क्लियर है? तो अपने पास क्या होता है लॉन्गेस्ट थ्योरम्स क्या होगी प्रूफ हो गई। और आपको पता 90 के बीच में आएगा 100% श्योर है आपको, माइनस पाई से प्लस पाई की नंबर लाइन पे लिख के देख लेना, आप ऐसे लिखोगे ना माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में 90 मिलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ना जो वैल्यू आई सी की इसके बीच में आ रही थी, तो लॉन्गेस्ट थ्योरम ये तो बोल रही थी क्या ज्योमेट्रिकल रूप बताया था ग्राफ के अंदर ए और बी के बीच में क्या आना चाहिए सी आना चाहिए। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 अपने पास है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। क्लियर? जहाँ x किसमें से बिलोंग कर रहा है 1 2 3, ये इंटरवल दे रखा अपन को 1 2 3 दे रखा अपन को, और ये x प्लस 1 अपॉन x दे रखा। क्लियर है? चलो अब चेक करते हैं, देखो लॉन्गेस्ट प्रमेय के लिए लॉन्गरेंज प्रमेय के लिए फॉर लॉन्गरेंज थ्योरम। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन, अब देखो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये भी इसमें क्या होगा सतत होगा कंटिन्यूस होगा। क्लियर है?
आप चाहे रफ के अंदर करना चाहे तो करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालो, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या एल्जेब्रिक फंक्शन बहुपदीय फलन क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, सतत होते हैं। क्लियर है? तो अपन क्या लिख देना है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, कौन सा अंतराल आएगा यहाँ पे, समवर्त, समवर्त अंतराल कौन सा 1 और 3 में क्या होगा, संतत है। आप रीजन दे सकते हो क्योंकि बहुपदीय फलन सतत होते हैं, पॉलीनोमियल्स फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्या होगा, समवर्त अंतराल 1 और 3 में क्या फलन क्या है, सतत है, क्योंकि लिख सकते हो आप। क्लियर है? नंबर 2 डिफरेंशियल, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया करो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का तो 1 हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अपने पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, रफ के अंदर देखो एक्स का एक्सटेंशन 1 होता है, आपको पता है, और अगर इसको ऐसे रहने दो, इसको ऊपर ले लो, ये प्लस की पावर बन जाएगी, किसकी जाएगी, माइनस की। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, एन फ्रंट पे आ गया और एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर है? जब मैं डेरिवेटिव करवाया था तब इसमें फॉर्मूला लगा एक्स की पावर n का, माइनस एक्स की पावर माइनस 2, ये नीचे जगह आएगा एक्स की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो 1 अपॉन एक्स का आपको याद करना पड़ेगा, बोर्ड में समय ज़्यादा नहीं लेगा, तो इस तरह से डेरिवेटिव करने तो ना बैठोगे, तो डायरेक्ट आपको 1 अपॉन एक्स से क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया जो अंतराल कौन सा क्लोज ओपन आएगा यहाँ पे 1 और 3 में क्या अवकलनीय है, अवकलनीय है। क्यों है, रीजन दे सकते हो, क्योंकि एक परिमित संख्या आ रही है, अंतराल 1 3 में क्या आ रही है, परिमित संख्या। सपोज करो 1 3 के बीच में 2 आ रहा है, ठीक है, फाइनाइट नंबर आ रही है, 1 और 3 के बीच में 2 लिया, तो 2 रखूंगा तो क्या आ गया, यहाँ पे देखो 1 रफ के अंदर बता देता हूँ मैं, यहाँ बताता हूँ, जैसे मैं रख रहा हूँ 1 माइनस का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3/4। दिस फाइनाइट नंबर तो आ रही है। क्लियर है? इनफाइनाइट वगैरह नॉन डिफाइंड नंबर तो बन नहीं रही ना, परिभाषित संख्या बन रही है, तो ये क्या हो गई, परिमित संख्या आ रही है। ठीक है? एफ डैश एक्स 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन से जो अंतराल 1 और 3 में क्या अवकलनीय है। क्लियर है? क्यों है, इसका रीजन लिख देना, क्योंकि एक परिमित संख्या है, फाइनाइट नंबर। क्लियर है? चलो, अतः लॉन्गराज प्रमेय की सभी शर्तें संतुष्ट होती है, सभी शर्तें संतुष्ट होती है। क्लियर है? अतः अंतराल कौन सा ओपन आएगा, 1 और 3 में सी इस प्रकार विद्यमान होगा, सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि, क्लियर है, तो इस प्रकार विद्यमान होगा कि, इसको रफ कर देते हैं अपन, क्या थी लास्ट वाली कंडीशन, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आना चाहिए, बी माइनस का ए। क्लियर है? वही कंडीशन देखो, ये डैश आ रहा तो डेरिवेटिव वाले फंक्शन में एक्स इज क्या पुट कर दो, सी, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ डैश वाले पुट कर दिया, या एफ के बिना डैश है तो फंक्शन में पुट करो ए का मान 1 है, लिख दो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ 3 माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन में 3 माइनस का 1, तो 1 माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर, एफ ऑफ 3 फंक्शन में पुट करो 3 तो क्या आएगा 3 प्लस का 1/3। क्लियर है? माइनस का 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1/1 अपॉन में 2, वन माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 क्या 9 1 10, 3 3 9 अपॉन क्या 10/3 आ गया, माइनस का है
1 2 कितना हो गया 2 हो गया और बटे में कितना हो गया 2। क्लियर है। इसके नीचे क्या कर दो 1, क्योंकि बिनु की जोड़ बाकी लघुत्तम से एलसीएम से करेंगे तो अपने पास क्या आ गया इधर 1 माइनस का 1/c² इज इक्वल टू इसका एलसीएम लियो ऊपर कितना आ गया एलसीएम 3। क्लियर है। 3 एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 10 तो इधर आ गया, इधर कितना आ गया 6। क्लियर है। 3 दूनी 6 और 10 से कम 10 बटे में क्या चल रहा था 2। तो अपने पास 1/c² इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4। 3 गुणा 2 ये 2 दूनी 4 तो 1/c² इज इक्वल टू क्या 2/3। इसको इधर भेज दो तो 1 माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 1/c²। क्लियर है। इसको कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ से 2 से 2/3 को दिया, इसको माइनस करके प्लस कर लेगा क्योंकि हमें c निकालना था। तो c जिसको निकालना हो उसको एक तरफ कर लेते हैं। वन साइड इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 3 माइनस का 2 तो 1/c²। क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/c²। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अपने पास फाइनली क्या आ गया c² इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू रूट में 3 प्लस माइनस, लेकिन अपने प्लस का इंटरवल है तो मैं लूंगा प्लस का √3। अब बताओ प्लस का √3 की वैल्यू इसमें आ रही नहीं आ रही 1 से लेके 3 के बीच में, क्यों √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, क्या इसके अंदर नहीं आ रही क्या, और 1 और 3 के बीच में तो आ रही है। इसका मतलब जो अपन ने वो ग्राफ के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बताया था इसके बीच में आनी चाहिए। तो ये क्या हो गई रोलिक थ्योरम्स क्या सॉरी लॉन्ग्रास थ्योरम्स क्या होती है प्रूफ हो गई। क्लियर है। अतः रोलिक थ्योरम्स रोलिक थ्योरम में लॉन्ग्रास थ्योरम क्या होती है सत्यापित हो जाती है। क्लियर है। तो दोस्तों ये आज आपका टॉपिक था लॉन्ग्रास थ्योरम। क्लियर है। आपका डिफरेंशियल लगभग कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताएं। अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल पर जाके आप लगातार अपनी स्टडी को बिना ब्रेक किए हम आपके चैप्टर्स बाय डेली क्लास आपको अपडेट कर रहे हैं। तो आप जरूर हमारे चैनल को देखें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और अपने दोस्तों को बताएं। क्लियर है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।